हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 3 निजी सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम, प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इस चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं इस वीडियो में, आधुनिक समय में सार्वजनिक क्षेत्र का परिवर्तित योगदान, चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन मॉडर्न एज। हमारे कंट्री के इंडिपेंडेंस से पहले काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थी, यानी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स स्पेशली, जिनकी वजह से डेफिनेटली हमारे कंट्री के इंडिपेंडेंट होने से पहले ही इकोनॉमिक लेवल पर हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही पुअर थी। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हमारे सामने सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो था इकोनॉमिक कंडीशन को स्टेबल करना, देन उसको डेवलप करना और इंक्रीज़ करना। ठीक है, तो उसके लिए जो पब्लिक सेक्टर थे उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा, बिकॉज़ ऐसे एरियाज़ स्पेशली जो कि बैकवर्ड एरियाज़ थे, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ भी इवन अवेलेबल नहीं थी, उन प्लेसेस पर पब्लिक सेक्टर को इस्टेब्लिश करके वहाँ की पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन में डेवलपमेंट लाना, सुधारना, देन आसपास की जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ थी बेसिक, उनको डेवलप करना, ये सब चीज़ें की गई। जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री में इकोनॉमिक कंडीशन जो इम्प्रूव करने के चांसेस बढ़े। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ने हमारी कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशन को डेवलप करने में। तो ऐसे क्या चीज़ें थी या ऐसे कौन से स्टेप्स लिए गए जिनकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशन हमारी जो है वो बेटर होने लगी और काफ़ी अच्छे लेवल तक पहुंच गई। उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा अधोसंरचनात्मक विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या मूलभूत ढांचे का विकास। किसी भी कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ जो हैं उनका होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना और डेवलप करना पॉसिबल नहीं होता है। सो पब्लिक सेक्टर के थ्रू जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ हैं उनका भी डेवलपमेंट हुआ, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, कम्युनिकेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, पावर हो या हैवी इंडस्ट्रीज़ हो, इन सभी का डेवलपमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर के थ्रू हुआ। प्राइवेट सेक्टर के पास इतना ज़्यादा क्वांटिटी में फाइनेंशियल जो नीड है उसको फुलफ़िल करने की कैपेसिटी नहीं थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके लिए तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ को डेवलप करना पॉसिबल ही नहीं था। ऐसे में गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिक सेक्टर को स्टैब्लिश करके इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, रेलवे, शिपिंग, कम्युनिकेशन, इन सब इंफ्रास्ट्रक्चरल नेसेसिटीज़ को उपलब्ध कराया, यानी अवेलेबल करवाया पब्लिक को। और ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया। ठीक है, सेकंड थिंग है क्षेत्रीय संतुलन यानी रीजनल बैलेंस। हमारी कंट्री में बहुत सारे जो एरियाज़ हैं वो बहुत ही बैकवर्ड एरियाज़ रहे हैं। इंडिपेंडेंस से पहले की अगर हम बात करें तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो कुछ ही एरियाज़ तक लिमिटेड थे, स्पेशली जो पोर्ट एरियाज़ हैं, यानी जहाँ बंदरगाही शहर हैं, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो वो काफ़ी हद तक डेवलप हो चुके थे। बट बाकी जो एरियाज़ थे वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ था या बहुत कम हुआ था या बहुत कम स्पीड थी उसकी। तो ये जो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं
इनको दूर करना ये भी गवर्नमेंट के सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर था। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया कि ये जो पब्लिक सेक्टर हैं उन्हें ऐसे एरियाज़ में इस्टेब्लिश करने के लिए ट्राई किया जो कि बैकवर्ड एरियाज़ हैं। तो सरकार ने क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन को बढ़ने न देना था, इसके लिए उन्होंने इस समस्या को दूर करने के लिए जो उनकी 5 ईयर प्लान्स थे उसमें ये प्रोविज़न क्रिएट किया कि पिछड़े क्षेत्र जो हैं, बैकवर्ड एरियाज़ जो हैं, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उन्होंने स्पेशल प्लानिंग की। एंड बैकवर्ड एरियाज़ में उन्होंने पब्लिक सेक्टर के उपक्रम यानी कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं उन्हें इस्टेब्लिश किया। हमारी कंट्री में जो 4 बड़े लोहा इस्पात कारखाने हैं वो इसमें इंक्लूडेड है, जिन्हें कि बैकवर्ड एरियाज़ में ही इस्टेब्लिश किया गया। तो ऐसे में वो जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, बिकॉज ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, उनका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो बेसिक फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए वो वहाँ पे डेवलप की जाने लगी, जिसकी वजह से बैकवर्ड एरियाज़ या जो रीजनल इम्बैलेंसेस है उसको रिड्यूस करने में काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद बड़े पैमाने के लाभ। ऐसे एरियाज़ जहाँ की लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल के इन्वेस्टमेंट की नीड होती है, ऐसे एरियाज़ में भी पब्लिक सेक्टर आगे आया, क्योंकि ऑब्वियसली जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनके पास उस समय इतनी मनी अवेलेबल नहीं थी कि वो हैवी या लार्ज स्केल के इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करें। तो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट जो है वो आगे आई और उन्होंने जो हैवी एंड लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाली इंडस्ट्रीज़ थी उनको इस्टेब्लिश करने का वर्क किया। इसमें चाहे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इंडस्ट्री हो या पेट्रोलियम या कम्युनिकेशन, ये सब जो हैं इन सभी में सार्वजनिक क्षेत्र में यानी कि पब्लिक सेक्टर में लार्ज स्केल के यूनिट्स को इस्टेब्लिश किया, सो दैट ये जो स्पेशल काइंड ऑफ सर्विसेज हैं इन्हें अवेलेबल किया जा सके लोगों को, जनता को। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद आर्थिक शक्तियों के केंद्रीकरण को रोकना, चेक ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। जो पब्लिक सेक्टर है उनके थ्रू प्राइवेट सेक्टर की जो मोनोपोली है उसको भी रिड्यूस करना या रोकना पॉसिबल है। कुछ जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो बहुत बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट करती हैं मनी और अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करते हैं, बट इसके साथ ही साथ वो लार्ज अमाउंट में प्रॉफिट अर्न करने के लिए जितना हो सकता है उतना कोशिश करते हैं, जिससे कि इकोनॉमिक पावर्स जो है उसका सेंट्रलाइजेशन होने लगता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक पावर्स के सेंट्रलाइजेशन को रिड्यूस करने के लिए और इकोनॉमिक पावर्स के डिसेंट्रलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए पब्लिक सेक्टर को ऐसे एरियाज़ में इस्टेब्लिश किया, जिससे कि जो लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी मिले और धन का केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी वो भी रिड्यूस हो। सो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो जो पब्लिक सेक्टर हैं उनके थ्रू प्राइवेट सेक्टर में मनी का जो सेंट्रलाइजेशन होने लगा था उसे रोका गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद आयात प्रतिस्थापन यानी इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं उनके थ्रू हैवी मशीनरीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है, जिससे कि पहले क्या होता था हमारी कंट्री में हैवी मशीनरीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता था, तो उसके लिए हम दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट थे और हमें अपनी इंडस्ट्रीज़ में हैवी मशीनरीज़ को इंस्टॉल करने के लिए दूसरी कंट्रीज से उन्हें इंपोर्ट करना था, इंस्टॉलेशन उनसे करवाना पड़ता था, जिसकी वजह से काफ़ी सारी मनी जो है हमारी करेंसी जो है वो फॉरेन में चली जाती थी। तो हमारे यहाँ के पब्लिक एंटरप्राइजेस में भारी मशीनों यानी हैवी मशीनरीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, जिसके
जिससे हमारे कंट्री की इंडस्ट्रीज़ को देश में ही, कंट्री में ही हैवी मशीनरीज़ अवेलेबल होने लगी, और बिकॉज ऑफ दिस हमें दूसरी कंट्रीज से ये मशीनरीज़ इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ना बंद हो गई। इसका बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है हमारे कंट्री में BHEL, BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी और इसकी जैसी और भी कंपनीज़ है जो कि हैवी मशीनरीज़ का प्रोडक्शन करती हैं, जिससे कि हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रीज़ को हैवी मशीनरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो इन्हीं के थ्रू फुलफ़िल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद हमारा सार्वजनिक उपक्रमों हेतु आरक्षित उद्योग, इंडस्ट्रीज़ रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्रिएट की गई थी उसमें टोटल 17 ऐसे इंडस्ट्रीज़ को रिज़र्व किया गया था पब्लिक सेक्टर के लिए, जिनमें कि केवल पब्लिक सेक्टर ही प्रोडक्शन कर सकती थी, प्राइवेट सेक्टर को परमिशन नहीं थी। बट 1991 में ओनली 8 इंडस्ट्रीज़ ऐसी रिज़र्व कर दी गई जो कि पब्लिक सेक्टर के अंडर थी, जिसमें परमाणु ऊर्जा, रेलवे, अस्त्र शस्त्र और संप्रेषण, खनन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट के अंडर थी। ठीक है, बट रिवीज़न हुआ इस पॉलिसी का और 2001 में ओनली 3 ही ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको कि पब्लिक सेक्टर के लिए रिज़र्व किया गया है, बाकी सबको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया है। इन 3 इंडस्ट्रीज़ में से आणविक ऊर्जा, अस्त्र शस्त्र एवं रेलवे परिवहन, ठीक है, रेलवे, इन 3 को छोड़ के बाकी सारी निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया कि आप भी इसमें बिजनेस कर सकते हो। बट पब्लिक सेक्टर के लिए ये 3 एरियाज़, ये 3 प्रोडक्शन वर्क ऐसे रिज़र्व किए गए कि इनमें ओनली गवर्नमेंट ही जो है प्रोडक्शन कर सकती है, किसी प्राइवेट सेक्टर को इनका प्रोडक्शन पर ही। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा पॉइंट विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिक सेक्टर के यानी पब्लिक एंटरप्राइजेस के शेयर्स को अब प्राइवेट सेक्टर्स में बेचकर सेल करके विनिवेश की प्रक्रिया को अपना लिया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ की कुछ जो पब्लिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो ऐसी कंडीशन में है कि उनमें कुछ प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, या वो उनकी कंडीशन, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी डाउन हो चुकी है या नहीं हो पा रही है। तो ऐसी बीमार टाइप की और लॉस में चलने वाली पब्लिक यूनिट्स को, उनके शेयर्स को प्राइवेट हैंड्स के अंडर सेल करके और उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, ताकि उनका मैनेजमेंट जो है वो इफ़ेक्टिव मैनेजर्स के अंडर आ जाए, प्राइवेट सेक्टर के अंडर आ जाए, और उनकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो और उनमें डेवलपमेंट हो। तो ये सारे पॉइंट्स थे इसके, होप्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।